एक बार फिर से सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है साथियों आपके अपने परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास की। और तो कल हमने राजस्थान का जो बेसिक परिचय देखा था साथियों, बिल्कुल आपके ऑथेंटिक ये जो नोट्स मिल रहे हैं हस्तलिखित नोट्स, बिल्कुल आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं साथियों। चाहे आप रिट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे आपके लिए जो CET एग्जाम, LDC, BSc, PTT जितने भी राजस्थान के एग्जाम आगामी होने वाले हैं उनके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हस्तलिखित नोट्स जिसमें वन लाइनर के रूप में लिखे हुए फैक्ट बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य ही है साथियों। तो आज हमारी जो क्लास होगी वो है इतिहास के स्रोत। हम इतिहास के स्रोतों के बारे में हम बात करने वाले हैं साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो देखिए आराम से यहाँ पर इतिहास के स्रोत यानी राजस्थान का जो इतिहास है वो किस किस आधार पे इकट्ठा किया गया है, यानी किस आधार पे हम बता सकते हैं कि ये जो बातें हैं इस आधार पे की गई है, ठीक। उसका जो तथ्य या प्रमाण किस आधार पे मिला गया है। तो स्रोतों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं साथियों? 3 भागों में। अब 3 भाग कौन कौन से वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला भाग है पुरातात्विक सामग्री, दूसरा है विदेशी इतिहासकार, ठीक है, और तीसरा है साहित्यिक सामग्री, ठीक है। अब साहित्य के अंदर एक धार्मिक होता है, एक धर्मोत्तर होता है, ठीक है। तो मैं उस आधार पर सबसे पहले पुरातात्विक सामग्री क्या क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अभिलेख पढ़ेंगे अपन, यानी जो इतिहास है उसके जो स्रोत के माने जाते हैं, यानी इतिहास हमें किससे प्राप्त हुआ है, तो अभिलेखों से, यानी विभिन्न प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उन अभिलेखों से पता चलता है कि ये राजा महाराजा की घटना ये घटित हो चुकी थी और ये समय बीता था और ये कार्य हुआ था। उस आधार पर हम देख सकते हैं अभिलेख, जिसमें शिलालेख भी पढ़ेंगे अपन, गुहालेख और स्तंभलेख, 3 लेख हो गए थे, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सिक्के। क्यों सिक्के? और कई राजा और महाराजाओं ने सिक्के जारी किए थे, किस सिक्कों पर किसकी आकृति है उस आधार पे हम ये सिक्के हैं, ये भी इतिहास के स्रोत, यानी इससे सिक्कों से इतिहास का पता चलता है। और आदि जो तीसरा नंबर है मृत भांड, ठीक है, मृत भांड। और इधर हम बात कर लेते हैं 3, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अभिलेख हो गए, अभिलेख के अंदर शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख ये 3 हो गए, और सिक्के और मृत भांड। फिर हम विदेशी इतिहासकारों की बात करते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड, जो हमने कल की पहली क्लास में राजस्थान के जो परिचय था उसमें पढ़ा था, कर्नल जेम्स टोड, उसके बारे में कौन सी उनकी किताबें हैं, 3 किताबें मैंने बताई थी। फर्स्ट किताब जिसके 2 भाग थे, फिर सेकंड किताब थी उनकी पत्नी के द्वारा संपादन किया था, वो कर्नल जेम्स टोड पढ़े था, ठीक है। फिर GH ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। फिर मूणोत नैन्सी, तो M नैन्सी यानी मूणोत नैन्सी, उनको भी हमने कल पढ़ लिया था। फिर कवि बांकीदास वगैरह, ऐसे जो इतिहासकार है विदेशी इतिहासकार, उनके द्वारा जो तथ्य या दिए गए हैं, उनके द्वारा जो सामग्री दी गई है उसके आधार पे हम इतिहास का हमें पता चलता है। तीसरी जो हमें सहायक सामग्री है वो मिलती है साहित्यिक सामग्री। अब साहित्यिक सामग्री में कौन कौन सी होती है साथियों वो आप देख सकते हो। साहित्यिक सामग्री में सबसे धार्मिक और एक होते धर्मोत्तर। धार्मिक के अंदर हम सबसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 धर्म है, इनके आधार पे हमें ये पता चलता है इतिहास का। और धर्मोत्तर के अंदर बात करते हैं कौटिल्य वगैरह जो है उनके अर्थशास्त्र, जैसे कौटिल्य की कोई जो अपना ग्रंथ था अर्थशास्त्र, तो उस जैसे विद्वान थे कौटिल्य, उनकी जो ग्रंथ अर्थशास्त्र, तो उस अर्थशास्त्र के आधार पे हमें पता चलता है कि इतिहास ऐसा था। तो ये थे स्रोत साथियों। अब इन स्रोतों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपको अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप जो कमेंट है कमेंट में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी क्लास अपलोड होती है और जो भी न्यूज़ अपलोड होगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभिलेख है क्या चीज़। तो अभिलेख के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, अभिलेख क्या है। तो परिभाषा आप आराम से देख सकते हैं। अभिलेख का अध्ययन किस में किया जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एपियोग्राफी, यानी जिसमें जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उस विषय को क्या कहते हैं, एपियोग्राफी कहते हैं। और सर्वप्रथम सम्राट अशोक के द्वारा लिखाए गए, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा अभिलेख किसके द्वारा लिखा गए थे, सम्राट अशोक के द्वारा। और ये प्रेरणा किससे मिलती है, ईरान से, यानी ईरान के आधार पे, यानी पहले सर्वप्रथम ईरान में लिखे गए, उसके आधार पे भारत में ये अभिलेख लिखवाए गए थे। और सर्वप्रथम किसने लिखे थे, तो आपको पता है मौर्य शासक थे सम्राट अशोक, उसके द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख लिखे गए। और जो अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उस विषय को क्या कहते हैं, उस विषय को एपियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये तो होगी अभिलेख। अब उसके हम बात कर लेते हैं प्रस्तुति, यानी अगर पूछ लिया जाए आपसे कि प्रस्तुति क्या है, तो प्रस्तुति क्या है कि किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख,
ठीक है, तो वो कहलाती है प्रस्तुति। जैसे राजस्थान के इतिहास में संदर्भ में बात करते हैं तो राज प्रस्तुति, यानी महाराजा जो मेवाड़ के महाराजा थे, क्या नाम उनका, राज सिंह, ठीक है। तो राज सिंह के बारे में जितना भी उनकी प्रशंसा, उनके वंश के बारे में जितना भी लिखा गया वो राज प्रस्तुति कहलाई, ठीक है। इसी के आधार पर उसका नाम प्रस्तुति रखा गया है। समझ में आ गए होगा आपके प्रस्तुति। उसके बाद में हम बात करते हैं शिलालेख क्या होते हैं। तो शिलालेख आप ध्यान में रखने, शिलालेख क्या होता है, यानी शिलाओं या कह सकते हो आप पत्थरों या दीवारों पर लिखे गए जो लेख होते हैं उनको बोलते हैं शिलालेख, यानी शिला पे लिखा गया लेख, वो क्या होता है, शिलालेख। कहाँ पर मिलते हैं शिलालेख? मंदिरों में मिलते हैं, तालाबों के किनारों मिलते हैं, या बावड़ियों के किनारे, बावड़ियों की दीवारों पर मिलते हैं। उनकी भाषा संस्कृत भी हो सकती है, राजस्थानी भी हो सकती है, जिस भाषा में लिखे गए थे उस भाषा में मिलने हैं, ठीक है। हम आगे कुछ शिलालेख प्रस्तुतियों की बात करेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। था मैं ओनली फॉर ये जो स्रोत है उनका बेसिक जो बायोडाटा है वो आपको बता दूँ कि ये चीज़ें होती क्या है, यानी शिलालेख क्या होते हैं, ये लेख क्या होते हैं, सिक्के क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। सिक्के, अब सिक्के आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। राज्य की सीमा या धर्म, आर्थिक, सामाजिक जानकारी जो प्राप्त होती है सिक्कों के द्वारा वो होते हैं सिक्के, जो आपको बताइए चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, इस आधार पे। और ऐसे तुगलक शासक भी थे जिसे चमड़े के भी सिक्के पे जारी किए थे, ठीक है। और फिर बात करते हैं मृतपांड, यानी मृतपांड क्या होते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखना। मृतपांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? मृतभांड कहा जाता है। ये जो 3 प्रकार के बताए गए, निम्न, मध्यम और उच्च। यानी निम्न होता है जिनको लाल और काला रंग से रंगा होता है उनको बोलते हैं निम्न, और मध्य के बोलते हैं काला व लाल रंग, और चित्रित और धूसर वो होते हैं उच्च रंग के। आपको बस इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में रखना आपको मृतभांड क्या है, मिट्टी के बने बर्तन। जैसे मिट्टी के खुदाई और अवशेष के अंदर जो पुरातात्विक अवशेषण करते हैं उसके अंदर मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये सभ्यता थी, तो वो आपके इतिहास के स्रोत हो गए, ठीक है। तो वो स्रोत क्या कहलाते हैं? मिट्टी के जो बर्तन, उसको मृतभांड कहते हैं। आ गई आपके समझ में? बिल्कुल बेसिक तरह से समझा रहा हूँ। आज के नोट्स कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है साथियों। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कीजिए साथियों। तो हम आगे बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख, जैसे अब शिलालेख या प्रस्तुति या स्तंभलेख सब एक ही है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं गोसुंडी का शिलालेख। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो आप ध्यान में रखना। सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा जाता है? गोसुंडी का शिलालेख। अब ये कहाँ मिला था, इसमें किसने खोजा था, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन किस आधार पर पढ़ते हैं वो आप ध्यान रखो। कहाँ मिला था, 1 नंबर चीज़। दूसरा, किसने खोजा था, कब खोजा था, इसकी भाषा, लिपि वगैरह ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बारे में या विशेषताएं या किसके बारे में लिखा गया, ये इससे जानकारी क्या मिलती है, ये चीज़ें अपन को बेसिक कम से कम आपके 25 या 30 शिलालेख है, हम फटाफट एकदम सुपरवाइज रिवीजन के हिसाब से हम पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले गोसुंडी का शिलालेख कहाँ मिला था? गोसुंडी गाँव में। और गोसुंडी गाँव कहाँ पर है? चित्तौड़ में। यानी गोसुंडी गाँव चित्तौड़ में मिला था गोसुंडी का शिलालेख, ठीक है। खोजा कब गया था? 1807 में कवि राजा श्यामल दास ददवाड़ी के द्वारा, जो आपको पता है मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया, ठीक है। उनके द्वारा खोजा गया था 1807 में। अब बात करते हैं खोजा गया कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया, लेकिन पढ़ा किसने, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इस गोसुंडी शिलालेख को किसने पढ़ा था? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? D.R. भंडारकर ने पढ़ा था। और बात करें इसमें भाषा की कि इसमें भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा है, और लिपि इसमें ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, भाषा और संस्कृत। उसके आधार पर हम देख सकते हैं मेन विशेषता क्या मिलती है इसमें। यहाँ से क्वेश्चन आया, मोस्ट वेरी फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना। आप राजस्थान में वैष्णव या कह सकते हो आप भागवत धर्म संप्रदाय, ठीक है, वैष्णव या भागवत धर्म के सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं जो यहीं से मिलते हैं। कौन से? गोसुंडी के शिलालेख। गोसुंडी कहाँ पर है? गोसुंडी चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। किसने खोजा था ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास ददवाड़िया ने। और बता सकते हैं आप सर्वप्रथम पढ़ा किसने? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने, ठीक है। एक अभिलेख खत्म हो गया। दूसरा अभिलेख है आपके मान मोरडी का शिलालेख। क्या नाम है? मान मोरडी, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पूछा जा सकता है किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये मान मोरडी का शिलालेख कर्नल जेम्स टोड को मिला था। किसको मिला था? कर्नल जेम्स टोड को मिला था। और कहाँ पर मिला था? तो ये आपको मिला था उनको मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला था मानसरोवर झील के पास मानसरोवर मौर्य का जो शिलालेख, ठीक है। इसमें क्या मिलता है? इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है,
ठीक है। जैसे देखो याद करने का तरीका ही क्या है, मानसरोवर झील में से मानसरोवर झील में से मौर्य वंश मिला, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे आप अपने हिसाब से हिंट लगा के या फैक्ट के आधार पे ये याद कर सकते हो, ये बेसिक नॉलेज आपका, ठीक है। अब खोजा किसने, कर्नल जेम्स टोड ने खोजा था, लेकिन बात ये है कि कर्नल जेम्स टोड वापस इंग्लैंड जाते वक्त इसे पानी में फेंक दिया गया था, समुद्र में। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कौन सा अभिलेख है जो पानी के अंदर फेंक दिया गया था, तो मान मौर्य का शिलालेख जो पानी के अंदर फेंक दिया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगला शिलालेख 3 नंबर शिलालेख कौन सा है, सम्राट अशोक का शिलालेख, ठीक है। आराम से देख सकते हो आप, यहाँ देखिए सम्राट अशोक के शिलालेख की बात करते हैं। मैं बिल्कुल समझा दूंगा आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा तो सबसे पहले कहाँ पर मिला था, तो ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है, विराटनगर में मिला था। और विराटनगर कहाँ पर था, आपके जयपुर के अंदर, ठीक है। बेराट की सभ्यता जयपुर के अंदर पड़ती है, वही उसी को बोलते हैं इस स्थान को विराटनगर। वहाँ पर साथियों एक पहाड़ी है, क्या है, एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी, ठीक है, बीजक की पहाड़ी। यहाँ पर 2 प्रकार के शिलालेख मिले थे। एक शिलालेख का नाम है भाबरू का शिलालेख, क्या नाम है, भाबरू का शिलालेख, वो मिला था 1837 में। दूसरा शिलालेख का नाम है बेराट का शिलालेख, जो मिला था 1877 में मिला था, ठीक है। मैं इसको ऊपर दिखा देता हूँ, आराम से नजर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1837 में पहले मिला था भाबरू का शिलालेख, दूसरा मिला था बेराट का शिलालेख 1877 में। ये किसने खोजा था, कैप्टन बर्ट ने खोजा था, और ये किसने खोजा था, क्लाइड ने खोजा था। बेराट का शिलालेख क्लाइड ने 1877 में, भाबरू का शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट में। अब देखो भाबरू का शिलालेख की जानकारी क्या मिलती है कि 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में ये रखा गया था। कहाँ रखा गया, व्यवस्थित रूप से 1840 में। कौन सा शिलालेख, भाबरू का शिलालेख 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बुस्तोफेदन शैली में खुदा हुआ है, बुस्तोफेदन शैली में खुदा हुआ ये शिलालेख। अब इसमें जानकारी किसकी मिलती है, तो यहाँ से ध्यान रखना, मगध के सम्राट अशोक की, यानी मौर्य शासक जो अशोक थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध धम्म और संघ जो धर्म अपनाने की जो बात कही थी अशोक के बारे में, ये भी जानकारी भाबरू के शिलालेख से मिलती है। और बौद्ध जो बात करते सम्राट अशोक वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी जानकारी किससे मिलती है, भाबरू के शिलालेख की। और बात करते हैं अशोक ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी जानकारी किससे मिलती है, भाबरू के शिलालेख की। यानी बात कह सकते हो भाबरू का शिलालेख मेन मोस्ट इंपोर्टेंट शिलालेख है। 1837 में खोजा गया कैप्टन बर्ट ने, ठीक है। 1840 में इसको कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था। और बात करते हैं इसमें मगध के सम्राट अशोक के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसीलिए इसको सम्राट अशोक का शिलालेख कहा गया है। ध्यान रखना, आराम से समझ में आ गया सम्राट अशोक के 2 शिलालेख, बेरठ का शिलालेख और भाबरू का शिलालेख। आगे हम बात कर लेते हैं बडली का शिलालेख, यानी बडली का शिलालेख हमें कहाँ मिला गया था, ये आप ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखिए बडली, यानी ये मिला था बडली गांव के अंदर। अब बडली गांव कहाँ पर है, बडली गांव पड़ता है अजमेर पे, अजमेर में बडली गांव है। और वहाँ पर एक बिलोत माता का मंदिर है, कौन सी माता का, बिलोत माता का मंदिर है, वहाँ पर बडली का शिलालेख मिला था। अब इसकी खोज किसने की थी, G.H. ओझा ने, यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने ये इनकी खोज की थी, कविराजन, ठीक है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने खोज की थी। अब बात करते हैं ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में ये अजमेर में कहाँ पर, जो अजमेर दुर्ग है, ठीक है, जिसे अब प्रेजेंट में राजपूताना संग्रहालय कहा जाता है। उसको पहले कौन सा था, अकबर का दुर्ग कह सकते हो, ठीक है। पहले अकबर का दुर्ग जिसे राजपूताना संग्रहालय कहा गया है, उसमें वर्तमान में ये सुरक्षित पड़ा हुआ है। कौन सा, बडली का शिलालेख। बात करते इसमें क्या चीज़ें, तो बात करते देखो 443 ईसा पूर्व का, यानी बहुत ईसा पूर्व की बात हो रही है। 443 ईसा पूर्व का राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप छाप के रख लेना, आपके जितने भी आगामी एग्जाम में इसमें छपने वाला क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए 443 ईसा पूर्व की बात हो रही है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, बडली का शिलालेख, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला शिलालेख है कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, जिसको आप कह सकते हो विजय स्तंभ प्रस्तुति, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो विष्णु स्तंभ प्रस्तुति, ठीक है साथियों। तो ये स्तंभ जो प्रस्तुति है ये कहाँ पर मिली गई है, तो ये आपको पता है विजय स्तंभ प्रस्तुति, नाम सुन के पता हो गया था, चित्तौड़ के अंदर मिली हुई थी, ठीक है, जिसे कीर्ति स्तंभ कह सकते हो। यहाँ एक विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, विजय स्तंभ, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। और मालवा विजय के बाद महाराणा कुंभा ने मालवा विजय की, उस विजय की जो उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ कह सकते हो आप, या विजय स्तंभ कह सकते हो, या विष्णु स्तंभ कह सकते हो, इसका उपनाम है। चित्तौड़ में इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो विजय स्तंभ, इसकी दीवार पर यहाँ पर एक शिलालेख मिलता है, ठीक है, उस शिलालेख का नाम था कीर्ति स्तंभ शिलालेख। अब उसकी भाषा पूछ ले तो भाषा उसकी संस्कृत है। अब देखो उसके लेखक किसने लिखा, तो लेखक था अत्रि भट्ट,
अत्रि भट्ट ने तो आरंभ किया था लेकिन पूरा नहीं किया। पूरा किसने किया था? महेश भट्ट। महेश भट्ट कौन था? महेश भट्ट अत्रि भट्ट का पुत्र था। ठीक है, तो पिता ने स्टार्ट किया था, पुत्र ने समाप्त किया था। ठीक है, अत्रि भट्ट ने स्टार्ट किया था, महेश भट्ट ने समाप्त किया था। अब इसके बारे में जानकारी क्या मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी मिलती है, ये आप देख सकते हो। जानकारी बेसिक ध्यान रखना, मोस्ट तो जानकारी यही है कि मेवाड़ राज्य के गोइल और सिसोदिया वंश की जो जानकारी इसमें मिलती है। दूसरी बात, मेवाड़ में जो कुंभा की उपाधियाँ हैं, उपाधियाँ कुंभा को पता आपको, राष्ट्र में जो मेवाड़ इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक कहा जा सकता है तो कुंभा को, यानी बहुत सारी उपाधियाँ हैं महाराणा कुंभा को, जैसे राणा रासो, हालगुरु, अभिनव भट्टाचार्य। ये जो उपाधियाँ हैं ये किस अभिलेख में इसका उल्लेख किया है? तो कीर्ति स्तंभ अभिलेख है, उसके अंदर इसकी उल्लेख किया गया। उसके बाद में महाराणा कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथों की, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूड प्रबंध। ठीक है, ये चारों ग्रंथ किसके? महाराणा कुंभा के। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये चारों ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए? तो ये जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ परिस्थिति से मिलती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगीत राज जो महाराणा कुंभा के द्वारा ग्रंथ लिखा गया है कितने भागों में बंटा हुआ है? कितने भागों में बंटा हुआ है? 5 भागों में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रखना है। जो मोस्ट फैक्ट है मैं आपको आराम से बता दूंगा साथियों। अगले देखिए, आगे देखिए जानकारी क्या मिलती है, गुइल से महाराणा कुंभा तक की जानकारी। ठीक है, और महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख, जैसे मालवा विजय थी, गुजरात विजय थी, उनका भी उल्लेख मिलता है। और कुंभा मंडोर से बेरूजी की मूर्ति चित्तौड़ लाए थे, ये भी इसका उल्लेख मिलता है। बेसिक जानकारी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने जब मोस्ट है मैं आपको बता दूंगा। अगला जो अभिलेख है उसको बोलते हैं कुंभलगढ़ प्रस्तुति, यानी क्या बोलते हैं? कुंभलगढ़ प्रस्तुति। अब ये कहाँ पर मिला है? तो कुंभलगढ़ प्रस्तुति नाम देख के पता चल गया कि कुंभलगढ़ में ही मिला था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मिला था। कौन सा? कुंभलगढ़ प्रस्तुति। अब वहाँ पर कहाँ पर मिला था? कुंभलगढ़ के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर जिसे आप कह सकते हो मामादेव का मंदिर, मामादेव के मंदिर के उपनाम से जाना जाता है कुंभ स्वामी मंदिर को। ये कुंभलगढ़ के अंदर है। अब देखिए इसमें देख सकते हैं भाषा, यानी इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। लिखा किसने? कान्हा ने लिखा था। किसने लिखा था? कान्हा ने। लेकिन एक यहाँ पर और दूसरा मत भी है। ठीक है, मत ओझा कहता है, ये अन्य लेखकों के अनुसार कान्हा ने लिखा था, लेकिन GH ओझा, गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहते हैं कि ये कवि महेश ने लिखा था। ये एक कन्फ्यूजन वाली कह सकते हो आप बातें हैं, लेकिन आपके एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा। ठीक है, जहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि किसने लिखा था, विवाद चल रहा है, विवाद वाले तथ्य कभी एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आप दिमाग में ठान लेना। ठीक है, तो ओझा के अनुसार तो कभी महेश ने लिखा था, बाकी लेखकों के अनुसार कान्हा ने लिखा था। ठीक है, ये कितनी शिलाओं पे लिखा हुआ है? ये 5 शिलाओं पे लिखित है। कौन सा? कुंभलगढ़ प्रस्तुति। कहाँ पर है? कुंभ स्वामी मंदिर, या आप कह सकते हो मामादेव मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब देखो बेसिक चीजें यहाँ पर देख सकते हैं कि इनसे जानकारी किस किस की मिलती है। तो सबसे पहले जानकारी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जानकारी क्या मिलती है? तो राजा गुहिल, यहाँ पर देखिए, राजा गुहिल कालभोज को बप्पा राहुल का पुत्र के रूप में, जो गलत मत है। ठीक है, राजा गुहिल को कालभोज या कालभोज के पुत्र के रूप में माना गया है, जो एक गलत मत है। ये जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, हमीर को विषम घाटी पंचानंद की उपाधि मिली हुई है, ये आप ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी राजा हमीर को विषम घाटी पंचानंद किस अभिलेख में कहा गया है, जो आपको ध्यान रखना, कुंभलगढ़ प्रस्तुति के। आगे बात कर ले, कालभोज ने हरित ऋषि की आशीर्वाद से राज्य की प्राप्ति की, और समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? समर सिंह को किसको कहा जाता है? समर सिंह को क्या कहा जाता है? शक्ति का, किसकी? शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता किसको कहा गया? समर सिंह को। ये भी जानकारी हमें किससे मिलती है? कुंभलगढ़ प्रस्तुति से। ये कुंभलगढ़ प्रस्तुति साथियों। आगे अगली हम प्रस्तुति का बात करते हैं, राज प्रस्तुति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्तुति साथियों। ध्यान में देखिए आराम से, राज प्रस्तुति। अब ये राज प्रस्तुति आपके कहाँ पर लिखी गई थी? ठीक है, तो राज प्रस्तुति महाराजा राज सिंह, मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय की बात है, उस टाइम की लिखी गई है। ठीक है, और कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी अपन को राजसमंद झील के किनारे। कहाँ पर मिलेगी? राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राजसमंद जिले के अंदर है। और कहाँ पर? राजसमंद झील के 9 चौकी पाल। ठीक है, आपको पता है राजसमंद झील का एक 9 चौकी पाल स्थान है, वहाँ पर मिली थी। कौन सी? राजसमंद, ये राज प्रस्तुति। इसमें देखो मेवाड़ के अमर सिंह से लेकर, मेवाड़ में अमर सिंह के और जो मुगल जहांगीर है उनके मध्य जो 1615 में संधि हुई ना, उस संधि के बारे में जो जानकारी मिलती है राज प्रस्तुति के अंदर। ठीक है, ये मेवाड़ मुगल प्रथम संधि कह सकते हो आप। ठीक है, मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। उसके बाद में आगे जानकारी क्या मिलती है इसके द्वारा? तो यहाँ पर आगे देख सकते हो, आराम से मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा दूंगा, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दीजिए। अब देखिए सबसे पहले ये है राजसमंद झील। ठीक
ठीक है। राजसमंद झील कहाँ पर है? राजसमंद जिले के अंदर। यहाँ राजसमंद झील के किनारे एक नौ चौकी का स्थान है, नौ चौकी पाल कह सकते हो, ये नौ चौकी स्थान। उस नौ चौकी स्थान पर एक 25 काली शिलाओं में 25 काली शिलाओं पर लिखित एक प्रस्तुति मिली। कितनी शिलाओं पर? 25। उस प्रस्तुति का नाम है राज प्रस्तुति, ठीक है, राज प्रस्तुति। अब देखो उसमें सर्ग पूछे आपसे तो इसमें सर्ग है 24, यानी 24 सर्ग लिखे हुए हैं। कितने सर्ग है? श्लोक पूछे तो 1106, कुल इसमें 1106 श्लोक है और 24 सर्ग है, ठीक है। सर्ग नंबर 22, 23, 24 ये इसका निर्माण किसके समय हुआ था? जय सिंह के समय हुआ था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, सर्ग 22, 23, 24 जो लास्ट के सर्ग हैं उनका निर्माण जय सिंह के समय हुआ था। और जो सर्ग 24 है उसमें राज सिंह की हत्या का, या जो राज सिंह की मृत्यु हुई थी ना, सॉरी, राज सिंह की मृत्यु का वर्णन किया गया। कौन से सर्ग में? 24 के। इतना डीपली पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, जो डीपली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इसके पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी आपको बेसिक ध्यान रखना, राजसमंद झील के अंदर है राज सिंह जो राज प्रस्तुति है और इस पर 25 काली शिलाओं पर लिखित है और इसी कारण विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति कहा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्योंकि 25 काली शिलाओं पर लिखित है इसलिए से विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति कहा गया, ठीक है। लेखक पूछ सकते हैं तो रणछोड़ भट्ट तेलग, लेखक का नाम है रणछोड़ भट्ट तेलग है। और भाषा की बात करें तो संस्कृत की भाषा, ये संस्कृत की भाषा। जानकारी सबसे पहले मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह और जहांगीर के मध्य जो संधि हुई उसके बाद मेवाड़ वंश की जानकारी मिलती है। और जो मेन चीज़ मिलती क्या है, जो मेवाड़ के अंदर आपको पता राज सिंह राज प्रस्तुति है तो राज सिंह के बारे में कुछ ना जानकारी मिलेगी। तो राज सिंह का विवाह के बारे में, जो चारुमती का विवाह था 1660 में, उस विवाह का वर्णन मिलता है। चारुमती जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी, ठीक है, उसकी जो हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्ट कहानी है यह चारुमती और राज सिंह की, तो उसमें पढ़ेंगे आप। यहाँ पर आप ये ध्यान रखना है कि ओनली फॉर इसकी जानकारी, विवाह की जानकारी मिली थी। अगली जो प्रस्तुति है उसका नाम है जगन्नाथ प्रस्तुति। क्या नाम है? जगन्नाथ प्रस्तुति। और इस प्रस्तुति का जो आपको पता है कहाँ मिली थी, तो ये जगदीश मंदिर है, जगदीश चौक उदयपुर के अंदर। कहाँ पर मिली थी? जगदीश मंदिर, जगदीश चौक उदयपुर के अंदर ये मिली थी। कौन सी प्रस्तुति? जगन्नाथ प्रस्तुति। ये आपके देख सकते हो जगदीश मंदिर बना हुआ है, ठीक है। इस जगदीश मंदिर को विष्णु मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। मंदिर को क्या बोलते हैं? विष्णु मंदिर, या कह सकते हो सपनों में बना हुआ मंदिर। क्या कह सकते हो? सपनों में बना हुआ मंदिर। इसे क्या कहा जाता है? सौपन संस्कृति का मंदिर। क्या कहा जाता है? सौपन संस्कृति का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जगत सिंह ने इसका निर्माण किया था। और वास्तुकार कौन से? बाणा, अर्जुन और मुकुंद, ये वास्तुकार थे, लेकिन निर्माण महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। और उपनाम याद रखना, सपनों में बना मंदिर, या सौपन संस्कृति का मंदिर, या जगदीश मंदिर किसको कहा जाता है? जगदीश मंदिर जो जगदीश चौक उदयपुर के अंदर है, जिसे विष्णु मंदिर कहा जाता है। ज़्यादातर जो प्रस्तुतियाँ या अभिलेख है उनकी जब भाषा होती है वो संस्कृति होती है, तो इसकी भी भाषा आप ध्यान रखना संस्कृत। और लेखक कौन से? तेलग भट्ट इसके लेखक है। अब जानकारी, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है इसमें, किसमें? जगन्नाथ प्रस्तुति में, ठीक है। ये आपका प्रस्तुति हो गई, 8 प्रस्तुतियाँ हो गई। अगली प्रस्तुति का हम बात करते हैं बिजोलिया शिलालेख। किसका हम बात करते हैं? बिजोलिया का शिलालेख। अब यहाँ से ध्यान रखना आप बिजोलिया शिलालेख की, तो बिजोलिया का शिलालेख कहाँ मिला था? ये पार्श्वनाथ मंदिर जो आपके पड़ता है बिजोलिया के अंदर। और बिजोलिया कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिले के अंदर। तो भीलवाड़ा जिले के अंदर एक मंदिर है पार्श्वनाथ मंदिर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये एक मंदिर बना हुआ है, किसका मंदिर है? पार्श्वनाथ का मंदिर। कहाँ पर है? बिजोलिया के अंदर है, ठीक है। इसके यहाँ दीवार पर एक प्रस्तुति मिली, शिलालेख मिला, जिसका नाम है बिजोलिया का शिलालेख। जिसके रचयिता कौन थे? रचयिता थे गुणभद्र। किसको माना जाता है? गुणभद्र को रचयिता माना जाता है। लेकिन लिखा किसने? तो कायस्थ केशव ने लिखा था। किसने लिखा था? कायस्थ केशव ने लिखा था। इसमें 93 पद्य है, ठीक है। और बात करें इसमें सबसे पहले यहाँ देख सकते हो फरवरी 1170 में इस मंदिर की स्मृति में सर्वारक लोलक ने लिखवाया था। लिखवाया किसने था? सर्वारक लोलक ने लिखवाया था। कब लिखवाया था? फरवरी 1170 में लिखवाया था। ये आप ध्यान रखना। अब ये इसके बारे में जानकारी, यानी जानकारी क्या क्या देता है, तो जानकारी आप ध्यान रखना। सबसे पहले बिजोलिया का शिलालेख है, तो सबसे पहले आपको बेसिक पता है कि चौहानों के बारे में जानकारी ये देगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सांबर और अजमेर के चौहानों की जो वंशावली है उसके बारे में ये जानकारी बताता है। चौहानों का वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया। किसने बताया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया। किस अभिलेख में बताया है? किस शिलालेख में बताया गया है? तो बिजोलिया के शिलालेख में बताया गया। बिजोलिया का नाम उत्तमाद्री बताया गया। क्या नाम बताया गया? उत्तरमाद्री नाम बताया गया। किस अभिलेख में? बिजोलिया शिलालेख में। वासुदेव चौहान ने 551 में चौहान वंश की स्थापना की और ये सांबर झील का निर्माण किया और राजधानी अहिच्छत्रपुर यानी नागौर को बनाया। ये भी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। उसके बाद में हम बात करते हैं
भीनमाल को श्रीमाल कहा गया है, नाडोल को नड्डल, सांबर को शाकंभरी, जो नागदा शेर है उसको नागदत्त कहा गया, बिजोलिया को विद्यावली, बिजोलिया क्या गया, विद्यावली बताया गया, और दिल्ली को दिल्ली का कहा गया, ठीक है, और भीनमाल को श्रीमाल। ये भी जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। ये था बिजोलिया शिलालेख। अब हम बात करते हैं एकलिंगनाथ प्रस्तुति। साथियों मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके कम से कम 30 आपके तो ये शिलालेख है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख है, ठीक है, इसलिए कोई टॉपिक छूट ना जाए, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ थोड़ा। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दीजिए, कोई डाउट हो तो, ठीक है, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूँगा। सबसे आगे की जो प्रस्तुति या शिलालेख है उसका नाम है एकलिंगनाथ प्रस्तुति। कहाँ पर मिलती है? एकलिंगनाथ मंदिर पर। और एकलिंगनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर पड़ता है? आपके कैलाशपुरी उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है। अब ये मंदिर है, इस मंदिर के किनारे यहाँ आपको मिलती है एकलिंगनाथ प्रस्तुति, जिसके रचयिता या लेखक कह सकते हो कौन थे? महेश भट्ट। महेश भट्ट इसके लेखक कहा जा सकता है। और बात करें एकलिंगनाथ मंदिर के बारे में साथियों, तो इसे पशुपात या लकुलिश संप्रदाय का मंदिर कहा सकता है। पशुपात या लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है ये एकलिंगनाथ मंदिर। और इसका निर्माण बात करें मंदिर की, तो महाराज जो एक अपने शासक थे कालभोज, यानी राहुल कालभोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अब जानकारी क्या क्या मिलती है इसके बारे में, ये भी आपको जानकारी ध्यान में रखना है। तो जानकारी में देखिए, सर्वप्रथम कालभोज को संन्यास लेने का उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है। दूसरी चीज़ गुइल वंश का इतिहास भी इसके अंदर मिलता है। तीसरी बात करें मेवाड़ की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी, ये भी हमें इससे मिलती है। और इस मंदिर का पुनः निर्माण महाराणा रायमल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये था आपके कैलाश मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आगे हम बात करते हैं साथियों आमेर का शिलालेख। ये आमेर का शिलालेख हमें कहाँ से मिला गया था? तो ये आमेर के शिलालेख की बात करें तो जाहिर सी बात है आमेर के अंदर ही मिला होगा, ठीक है, आमेर के अंदर मिला होगा। अब आमेर के अंदर मिला, इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। कच्छावा वंश की जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज जो कच्छावा से लेके मिर्जा राजा मान सिंह तक जानकारी मिलती है, किसमें? आमेर के शिलालेख में। और आमेर शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। ये जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आमेर के शिलालेख से मिलती है। आमेर को कौन सा शासक बताया है? रघुवंश तिलक। अब देखिए जमुआ रामगढ़ दुर्ग है, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। और जहांगीर की प्रशंसा की गई है आमेर के शिलालेख में, क्योंकि आपको पता आमेर के जो कच्छावा वंश थे वो उन्होंने सर्वप्रथम जो मुगलों की अधीनता स्वीकार की गई है, उसके आधार पर जहांगीर की प्रशंसा की गई है। और निजाम शब्द का उल्लेख मिलता है इसके आमेर के शिलालेख। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप देख लेना, ध्यान में रख लेना। अब जो अगला जो मत है शिलालेख है उसका नाम है रणकपुर प्रस्तुति। क्या नाम है? रणकपुर प्रस्तुति। ये आपको पता है कहाँ पर मिली थी? ये आपको मिली थी रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर पड़ता आपके सादड़ी गांव पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसमें भाषा देखो, यहाँ पर थोड़ी भाषा चेंज हो रही है। भाषा इसमें नागरी और संस्कृत भाषा का मिश्रण मिलता है। दोनों भाषाओं के मिश्रण के आधार पर ये रणकपुर प्रस्तुति मिली थी। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो एक मैं आपको फैक्ट बता दूंगा। सबसे पहले इसका जो लेखक है या वास्तुकार देख सकते हो देपाक, या आपको शॉर्ट में नाम पढ़ सकते हो देपा, ठीक है, पूरा नाम देपाक का गया। अब इसमें जानकारी किसकी मिलती है रणकपुर प्रस्तुति में? तो इसमें जानकारी मिलती है गुइल को क्या बताया? कालभोज का पुत्र बताया, जो गलत मत था, जो आपको पता है उसमें भी बताया गया था। लेकिन कालभोज में बप्पा राहुल को अलग अलग बताया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आया हुआ है कि कालभोज और बप्पा राहुल को अलग अलग बताया गया। कौन से अभिलेख के अंदर? तो ये आपको ध्यान में रखना, रणकपुर प्रस्तुति। कौन सी थी? रणकपुर प्रस्तुति। महाराणा कुंभा की उपलब्धियों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। आगे देखिए जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ की बात करें तो ये आपके कहाँ पर मिला था? चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला था। कहाँ पर मिला था? चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला था। जैन कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, ठीक है, 7 मंजिला है। इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण जिजाक ने करवाया था, ठीक है, आदिनाथ को समर्पित है। जो जैन धर्म के गुरु थे आदिनाथ, उनको समर्पित ये जैन कीर्ति स्तंभ। आगे देख सकते हो मित्रों, जानकारी इसमें राणा हमीर और सिसोदिया की उपलब्धियों के बारे में मिलती है। इतना जो कह सकते हो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना आराम से, ठीक है। अगली प्रस्तुति की बात करते हैं समिदेश्वर। समिदेश्वर प्रस्तुति ये आपके कहाँ पर मिलती है? समिदेश्वर मंदिर में मिलती है। और समिदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ के अंदर मिलती है, ठीक है, ये चित्तौड़ के अंदर मिलती है। यहाँ पर देखो मंदिर था, एक मंदिर जिसका बोल सकते हैं आप भोज मंदिर। भोज मंदिर क्यों था? क्योंकि इसका निर्माण किया था परमार शासक भोज के द्वारा। तो परमार शासक भोज के द्वारा निर्माण किया गया था, तो जाहिर सा नाम है, इसका नाम भोज मंदिर पड़ेगा। लेकिन इसका नाम, दूसरा नाम एक त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर था।
इसके नाम देख सकते हो। लेकिन इस त्रिभुवन नारायण मंदिर को ही भोज मंदिर कहा गया क्योंकि इसका निर्माण परमार शासक भोज ने बनवाया था। बाद में इसी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? तो इसका पुनः निर्माण जो मेवाड़ के शासक थे महाराणा मोकल ने करवाया था। ठीक है, महाराणा मोकल ने जब इनका निर्माण करवाया फिर इसका नाम बदलकर समिदेश्वर मंदिर पटक दिया गया। ठीक है, समिदेश्वर मंदिर इसका नाम रखा गया। ठीक है, और बात करते हैं तो ये एक प्रस्तुति समिदेश्वर मंदिर की हो गई। और फिर आगे देखते हैं साथियों महाराणा मोकल में, और 75 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। किसमें? जो समिदेश्वर प्रस्तुति है 75 श्लोक लिखे गए हैं। अब आगे हम देख सकते हो चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख कहाँ पर मिला था? तो चीरवा का शिलालेख चीरवा गांव में मिला था। और चीरवा गांव कहाँ है? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, और लिपि नागरी लिपि श्लोक इसके अंदर 51 श्लोक मिलते हैं। इतने श्लोक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। मेन आपको मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि चीरवा का शिलालेख कहाँ से मिला था, चीरवा गांव उदयपुर से, और किसके बारे में जानकारी बताता है। तो यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सती प्रथा के बारे में जानकारी बताता है। किसके बारे में? सती प्रथा के बारे में जानकारी। और जो इसकी रचना है वो रत्न प्रभु सूरी ने की थी। किसने की थी? रत्न प्रभु सूरी ने इसकी रचना की थी। और सती प्रथा के बारे में ये जानकारी बताता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है चीरवा अभिलेख के बारे में, चीरवा गाँव उदयपुर के। आगे हम देख सकते हैं कौन सा? नेमिनाथ प्रस्तुति, जिससे कह सकते हो आप नेमिनाथ या तेजपाल या वास्तुपाल प्रस्तुति, जो आपके देलवाड़ा का जैन मंदिर होता है वहाँ पर मिलती। अब देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पड़ते हैं? तो देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत पर है। आबू पर्वत कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, तो आबू पर्वत के ऊपर जो मंदिर है दिलवाड़ा के जैन मंदिर या तेजपाल या वास्तुपाल मंदिर, क्योंकि इसका निर्माण तेजपाल और वास्तुपाल के द्वारा किया गया था, इसी आधार पर उनका मंदिर का नाम भी तेजपाल वास्तुपाल मंदिर पड़ा गया। वहाँ पर इस मंदिर में देखिए साथियों ये मंदिर है, इस मंदिर के यहाँ पर एक प्रस्तुति मिली जिससे कह सकते हो आप नेमिनाथ प्रस्तुति। क्या कह सकते हो? नेमिनाथ प्रस्तुति। वास्तुकार की बात करें तो सबसे पहले सोमेश्वर इसका वास्तुकार था। ठीक है, और प्रस्तुतिकार की बात करें तो चंडेश्वर इसके प्रस्तुतिकार थे। ठीक है, इसका उपनाम देख सकते हो मंदिर का लुणोसाई जैन मंदिर कह सकते हो, चाहे नेमिनाथ जैन मंदिर कह सकते हो, तेजपाल मंदिर कह सकते हो, चाहे वास्तुपाल मंदिर कह सकते हो। पांचों नाम इसी के हैं। किसके? नेमिनाथ मंदिर। ये कहाँ पर है? आपके दिलवाड़ा के अंदर। अब इसमें देखो क्या जानकारी मिलती है। इसमें आबू शासक के धारावर्ष, आबू का एक शासक था, धारावर्ष का उल्लेख मिलता है और उसकी उपलब्धियां मिलती है। किसके अंदर? नेमिनाथ प्रस्तुति के अंदर। आगे हम बात करते हैं 17वां अभिलेख या शिलालेख की बात करते हैं। उसका क्या नाम है? नौलखा बावड़ी शिलालेख। नौलखा बावड़ी शिलालेख ये कहाँ पर मिलता है? ये नौलखा बावड़ी के अंदर मिलता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? तो नौलखा बावड़ी आपके उदयपुर जिले के अंदर है। अब देखिए यहाँ पर डूंगरपुर के शासक थे आस्कर्ण। आस्कर्ण की पत्नी था प्रेमल देवी। तो इसका निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। किसकी पत्नी थी? आस्कर्ण की। यहाँ पर क्या मिलता है? जो वागड़ के अंदर जो चौहान थे, तो चौहान राजवंश की जो जानकारी मिलती है साथियों, और चौहान वंश की जो शब्दावली थी और उस शब्दावली का वर्णन इस अभिलेख में किया गया। कौन से अभिलेख में? नौलखा बावड़ी और शिलालेख में। कहाँ पर मिलता है? डूंगरपुर पे। आपको याद हो गया था, बेसिक चीज़ है, आराम से आप याद कर सकते हो। अगला जो शिलालेख है उसका नाम है हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो आपके 973 ईस्वी में खोजा गया था। कौन सी ईस्वी में खोजा गया था? 973 ईस्वी में हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो आपके मिला चौहानों का जो वंशाक्रम है वहाँ पर मिला था। हर्ष पर्वत आपको पता सीकर के अंदर मिला था। कहाँ पर मिला था? सीकर के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। हर्ष पर्वत में मिला था। हर्ष पर्वत कहाँ पर है? सीकर के अंदर। और यहाँ पर पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख भी यहाँ इसमें मिलता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिलालेख की हम बात करते हैं बसंतगढ़ का शिलालेख। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथियों, और अच्छा जो शिलालेख है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी जो बात करते हैं कब मिला था, तो 682 ईस्वी में मिला था। ये मेला कहाँ था? सिरोही के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है खीमड़ माता का मंदिर। क्या नाम है? खीमड़ माता के मंदिर के अंदर ये शिलालेख मिला था। और इसमें सर्वप्रथम मैंने कल राजस्थान इतिहास का जो बेसिक परिचय बताया था उसमें ये मैंने पढ़ा दिया गया शिलालेख। राजस्थान द्वितीय यानी राजस्थान का राजस्थान द्वितीय नाम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ था? तो बसंतगढ़ अभिलेख में। यानी आप कह सकते हो राजस्थान का जो प्राचीन नाम है राजस्थान आदित्य, ये इसी अभिलेख में मिला था। और दूसरी चीज सामंत प्रथा का उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। कौन से में? बसंतगढ़ अभिलेख में। पटवारी और पुलिस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, सामंत प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है।
अगला के जो अभिलेख या शिलालेख है उसका कह सकते हो नाम नगरी का शिलालेख साथियों। तो नगरी का शिलालेख आपके कहाँ पर मिला था, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला था। और इसमें जो जानकारी है वो क्या मिलती है, जानकारी इसमें जानकारी मिलती है विष्णु की पूजा का उल्लेख मिलता है। और गोसिंडी शिलालेख से मिलता जुलता ये शिलालेख है कौन सा, नगरी का शिलालेख। ये छोटा सा एक शिलालेख था, आपको बस समझ में आ गया होगा था। अगले शिलालेख की बात करते साथियों, और इसमें एक देख लेना, वर्तमान में ये उदयपुर संग्रहालय में संरक्षित भी है। अगला जो शिलालेख है उसका है नानसा युग का शिलालेख है, जो आपके भीलवाड़ा जिले के अंदर मिला था। भीलवाड़ा में कहाँ पर, नानसा गांव के अंदर मिला था। और 225 ईस्वी की बात है। अब यहाँ पर देखिए पश्चिमी भारत के प्रमुख राज्य व यज्ञों का उल्लेख भी इस शिलालेख में मिलता है। नानसा तालाब के गोल स्तंभ से प्राप्त हुआ। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, नानसा तालाब कहाँ पर है, तो नानसा तालाब नानसा गांव के अंदर है। और नानसा गांव कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। और इसी तालाब के किनारे ये नानसा युग का शिलालेख मिला था 225 ईस्वी का। ये इतना पुराना शिलालेख है साथियों। आगे हम बात कर सकते हैं दधी माता का शिलालेख। जो दधी माता का शिलालेख मिला था आपके दधी माता मंदिर में मिला था। ठीक है, ये मंदिर आपके घाट मांगलोद नागौर के अंदर पड़ता है। ठीक है, घाट मांगलोद एक गाँव है उसमें पड़ता है। और यहाँ पर इसकी जानकारी क्या मिलती है, तो यहाँ पर दाहिम वेद आदिच ब्राह्मणों के बारे में जो जानकारी मिलती है। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है, दधी माता का शिलालेख। और इसके बाद में सेकंड की बात करें तो सेकंड का जो बसंतगढ़ का शिलालेख जो खेमड़ माता मंदिर में मिला था। अब देखो अगला जो शिलालेख है उसका नाम है बुच कला का शिलालेख। कौन सा शिलालेख कह सकते हो आप, बुच कला का शिलालेख। मोस्ट शिलालेख तो ठीक है पढ़ा दिए, छोटे छोटे शिलालेख एक दो मोस्ट और आएंगे, वो भी आप ध्यान में रखना है। बुच कला का शिलालेख जो बिलाड़ा बे से बुच कला बे से बिलाड़ा जोधपुर में मिला था। और इसका जो वास्तुकार वो दैया था। इतना कोई मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेख नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। बुच कला का शिलालेख बिलाड़ा में मिला था। अगला शिलालेख मोस्ट साथियों आराम से देख सकते हो आप, ध्यान में भी रखना है इसको। ठीक है, अपराजित का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख है साथियों। ये आपको कहाँ पर मिला था ये आप ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। तो कुंडेश्वर मंदिर एक कुंडेश्वर मंदिर पड़ता है नागदा, और नागदा शहर पड़ता है आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो कुंडेश्वर नागदा उदयपुर में ये शिलालेख मिला था। इसके लेखक की बात करते तो सबसे पहले लेखक देख सकते हैं आप दामोदर है। ठीक है, लेखक दामोदर थे। तो दामोदर के द्वारा उत्तीर्णकर्ता यशोवर थे। और खोज किसने की थी इस शिलालेख की, तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने खोज की थी। ठीक है, गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने इसकी खोज की थी, लेखक दामोदर था। बात करें पहले ये अजमेर के अंदर पड़ा था शिलालेख, कौन सा अपराजित का शिलालेख पहले ये अजमेर के अंदर था। अजमेर में जो विक्टोरिया संग्रहालय उसमें पड़ा था, लेकिन वहाँ से फिर निकाल कर वर्तमान में इसे उदयपुर संग्रहालय में रख दिया गया। तो ये वर्तमान प्रेजेंट के अंदर उदयपुर संग्रहालय के अंदर एकदम व्यवस्थित रूप से संरक्षित रखा गया है। ठीक है, इसमें विष्णु मंदिर का उल्लेख भी मिलता है। और 17वीं शताब्दी में मेवाड़ की जो राजनीतिक और धार्मिक जो जीवन था उसका भी उल्लेख मिलता है। और बात करें अपराजित ने जो शासक वरामिर को हराकर अपना सेनापति बनाया था उसका भी उल्लेख मिलता है साथियों। ये आप क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है मैं आपको बता दूंगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अपराजित ने शासक ने वरामिर को जो हराकर अपना सेनापति बनाया था। वरामिर आपको पता है मंडोर में जो गुर्जर प्रतिहारों का एक शासक था उसको हराकर अपना सेनापति बनाया था। और तो उसके आधार पर यह बताया गया है कि अपराजित ने शासक वरामिर को हराकर अपना सेनापति बताया गया था। तो ये किस अभिलेख के अंदर यह बताया गया है, तो ये हमें जानकारी मिलते हैं अपराजित का शिलालेख के अंदर जानकारी मिलती है। अगले जो शिलालेख की बात करते हैं उसका नाम है मंडोर का शिलालेख। ठीक है, मंडोर का शिलालेख, इसका जो उपनाम है वो भी आप ध्यान में रखना है। बाउक का शिलालेख कह सकते हो आप लोग। कौन सा शिलालेख कह सकते हो, बाउक का शिलालेख कह सकते हो, जिसे मंडोर का शिलालेख कहा जा सकता है। जाहिर सा पता आपको मंडोर के नाम से मिला तो मंडोर में मिला होगा। और मंडोर कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर दो शिलालेख मिले थे। पहला शिलालेख मिला था 685 ईस्वी में और दूसरा मिला था 637 में। ठीक है, पहला मिला था 637 में, दूसरा 685, अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे 37 है तो पहला मिला और 85 तो बाद में मिला होगा। अब देखो जो 637 ईस्वी में मिला शिलालेख वो राजा बाउक ने खुदवाया था। ठीक है, राजा बाउक ने खुदवाया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश की इसमें जानकारी मिलती है। और बात करें जो 685 ईस्वी का लेखक है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लेखक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। इतनी सी जानकारी मिलती है कि ये भगवान विष्णु की पूजा की थी। इसमें जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है उसके आधार पर ये शिलालेख उसमें इसकी जानकारी मिलती है। अब देखिए शिव की पूजा और आराधना का उल्लेख इसमें मिलता है मंडोर के शिलालेख या कह सकते बाउक के शिलालेख नंबर 1 में, जो 637 ईस्वी में खोजा गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, कर्ण संवत का अभिलेख, जो आपके
कहाँ पर मिलता है? शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ पर है? कोटा के अंदर। तो 738 है, ठीक है, 738 ईस्वी का जो शिलालेख है मौर्य राजा धवल के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप मान के चलो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मौर्य राजा धवल की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कणसवा का अभिलेख, जो कणसवा का अभिलेख मिलता है। कणसवा मंदिर जो शिव मंदिर है कोटा के अंदर है, और कोटा में कब मिला था? 738 ईस्वी के अंदर मिला था। अगला शिलालेख चाकसू का शिलालेख है। चाकसू का अभिलेख कह सकते हो आप, कब मिला था? 1813 ईस्वी में। और ये पड़ता है आपके चाकसू। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, वहाँ पर मिला था। और इसमें जानकारी क्या मिलती है? मेवाड़ शासकों की वंशावली के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और मेवाड़ राजाओं की प्रशंसा की गई। किसमें? चाकसू का अभिलेख के अंदर बात की गई है। रचयिता इसके कायस्थ भानु थे। उत्कीर्णकर्ता की बात करें तो महाराज इसके उत्कीर्णकर्ता रह जाएंगे। अगला जो शिलालेख है घटियाला का शिलालेख, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख, आप आराम से ध्यान से पढ़ना चाहते हो बता दूं आपको, ठीक है। सबसे पहले इस शिलालेख की जो खोज और कहाँ पर मिला था इसके बारे में हम बेसिक से देख लेते हैं, छोटी छोटी जानकारी, ठीक है। तो ये 861 ईस्वी में घटियाला जोधपुर में मिला था, ठीक है। कहाँ पर मिला था? घटियाला जोधपुर में। अब इसमें जो मेन जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि प्रथम बार सती होने के प्रमाण कौन से शिलालेख से मिलती है? तो घटियाला का शिलालेख से मिलती है। और घटियाला का शिलालेख कहाँ पर मिल रहा था? घटियाला जोधपुर के अंदर। और अन्य जानकारियों में ध्यान रखना आप, प्रतिहार शासक जो गुजर प्रतिहारों का शासक था मंडोर के अंदर, कुकुक के बारे में जानकारी मिलती है। और मारवाड़ का प्रथम शिलालेख जो वर्ण व्यवस्था विभाजन करता है, ये भी आप महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप याद रखना। फिर मग जाति के ब्राह्मण और साग महाद्वीपीय ब्राह्मणों के बारे में भी इसका वर्णन मिलता है साथियों। ये भी आप बेसिक जानकारी आप ध्यान में रख सकते हो। आगे हम बात करते हैं अन्य शिलालेखों के बारे में। मिहिर भोज की प्रस्तुति, जैसे देखो मैं ऊपर यहाँ नोट्स के ऊपर देखो कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। हाथीबाड़े का शिलालेख नगरी सभ्यता चित्तौड़ में मिला था। रशिया की छतरी का अभिलेख जो आप देख सकते हो 1274 ईस्वी में चित्तौड़ में मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब छूट गए थे कुछ फैक्ट जो बाद में एग्जाम में आए हुए या पूछे गए थे, फैक्ट महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, कह सकते हो आप। उसके आधार पर मैंने इसको वापस ऊपर नोट्स के रूप में लिख दिया गया था। तो जो भी आपके ऊपर नोट्स में अन्य जानकारी होती है उसको आप मतलब टाइम या वीडियो को पॉज करके देख के रोक के उसको पढ़ लिया करो, ताकि वो आगामी एग्जाम में छूट ना जाए, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। अगले शिलालेख की बात करते साथियों, जो मिहिर भोज की प्रस्तुति, गुजर प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, उसकी जो प्रस्तुति है वो आप देख सकते हो। मिहिर भोज की प्रस्तुति ही गुजर प्रतिहार नहीं, ये अपने ग्वालियर के शासक थे, ठीक है, परमार शासक। यहाँ पर आप देख सकते हो 880 ईस्वी का जो शिलालेख है सागर नामक स्थान पर मिला था, और सागर नामक स्थान पड़ता गवालियर एमपी के अंदर। मिहिर भोज ने लिखवाया था, ठीक है। और गुजर प्रतिहार वंश का भी इसमें लेख मिलता है। और बात करते हैं साथियों, इस प्रस्तुति में 17 श्लोक थे। लेखक पूछा जाता है तो बालादित्य। इतने आप लेखक याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया बस। शासक और किसने लिखवाया था, प्रस्तुति कहाँ मिली थी, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। 29 शिलालेख हो गए। और आगे की शिलालेख की बात करते हैं तो आदिवरा का शिलालेख या अभिलेख कह सकते हो, ये आपके कहाँ पर मिला था? ये मिला था 994 ईस्वी। कहाँ पर मिला था? 994 आहट उदयपुर के अंदर मिला था। कहाँ पर मिला था? आहट उदयपुर के अंदर मिला था। इसमें पांचरात विधि यानी संप्रदाय की जानकारी मिलती है, ठीक है। और इस संप्रदाय का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से आप कह सकते हो। आर के निकोद जो गंगोदभव को पवित्र स्थान बताया गया, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, इसको भी ध्यान में रखना। हाड़ के निकट, हाड़ उदयपुर के निकट एक स्थान है जिसको बोलते हैं गंगोदभव स्थान, उसको पवित्र स्थान बताया गया है। गंगोदभव स्थान एक जो कह सकते हो आप सिसोदिया का शमशान घाट है, सिसोदिया राजपूत है मेवाड़ के महाराणा, उनका जो शमशान घाट है उसको पवित्र स्थान बताया गंगोदभव स्थान। किस अभिलेख में? आदिवरा का अभिलेख, जो कहाँ पर मिला था? आहड़ उदयपुर के अंदर मिला गया था। अगले अभिलेख है राजौरगढ़ प्रस्तुति, जो अलवर में मिला था। गुजर प्रतिहार वंश की जानकारी बता दी जाती है। वो अगले शिलालेख की बात करें तो ये आपके अगला शिलालेख है बरबत का शिलालेख, जो 1613 ईस्वी में जयपुर में मिला था। इसमें क्या मिलता है? इसमें जानकारी बस यही मिलती है,
जो राजपूतों और मुगलों का जो प्रथम विवाह होता, अकबर संग जो मरियम उस्मानी का विवाह होता, उस विवाह का वर्णन मिलता है किसमें? बरबत का शिलालेख जो काम पर मिला था जयपुर के अंदर। अगला शिलालेख है सरंग ऋषि का अभिलेख शिलालेख कह सकते हो आप, जो उदयपुर के अंदर मिला था 1428 ईस्वी में। इसमें मेवाड़ के जो महाराणा हमीर से लेकर करे और जो मेवाड़ के महाराणा मोकल तक का इतिहास इस अभिलेख में मिलता है। तो साथियों ये मोस्ट इंपोर्टेंट 33 जो आपके अभिलेख थे वो आपने मैंने बता दिए। अब हम सेकंड बात करते हैं सिक्कों की। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा बट लेकिन कोशिश यही करेंगे कि शॉर्टकट में इसको कंप्लीट करें ताकि जो हमारे जो इतिहास के स्रोत है वो पीछे ना छोड़ जाएं। ठीक है, तो इतिहास के स्रोत हम आज कंप्लीट इस वीडियो के अंदर पूरा कर लेंगे। अब सिक्कों के संदर्भ में हम बात कर लें साथियों, तो सिक्कों का अध्ययन, तो सिक्कों का अध्ययन किस में किया जाता है? उस सब्जेक्ट का नाम है न्यूमिसमैटिक्स। न्यूमिसमैटिक्स और सब्जेक्ट है विषय है, उसके बारे में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का। अब देखो रियासतकालीन राज्य के अंदर जो राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामाजिक, ये सभी जो स्थितियां थी, इन स्थितियों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो सिक्कों से ही तो मिलती है। ठीक है, तो जहाँ सिक्के थे वहाँ उस सिक्कों के बारे में हमें प्राप्त करता है कि इस राज्य की जानकारी कैसी है, इस राज्य की राजनीतिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति और सामाजिक स्थितियों की जानकारी हमें सिक्कों के माध्यम से मिलती है। आगे देखिए हम आगे बात करते हैं कुछ कि किसी साम्राज्य की सीमा के बारे में हम निर्धारण किसके आधार पर कर सकते हैं? तो सिक्कों के आधार पर हम इसकी बातों कर सकते हैं। तो मोस्ट जो फैक्ट मैं आपको बता दूँ वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले एक शासक होता है। इस शासक का नाम क्या था? विम कडफिसेस। ठीक है, शासक का नाम आप याद रखना, थोड़ा अजीब सा नाम याद है, विम कडफिसेस नाम था। इसने क्या किया था? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। यहाँ से फैक्ट बनता है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? विम कडफिसेस ने चलाए थे। फिर आ जाता है शासक बप्पा रावल। तो मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले शासक थे बप्पा रावल। अब देखो बात करते हैं केब। 1893 के अंदर क्या हुआ था? एक मैं आराम से ऊपर लेके आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल। 1893 में एक पुस्तक है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। ठीक है, कि पुस्तक किसकी है? केब एक लेखक है, उसकी पुस्तक है। ठीक है, कब पुस्तक बनाई गई थी? 1893 ईस्वी में बनाई थी और उस पुस्तक का नाम है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। ठीक है, इस पुस्तक में राजपूताना के सिक्कों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, और आगे हम बात कर लेते हैं आहत मुद्राएं। छोटा सा टॉपिक है, आहत मुद्राएं होती क्या है? कन्फ्यूजन और दिमाग में हो रहा है उसको क्लियर कीजिए। हाथ मुद्राएं सिक्कों को कहा जाता है, चांदी और तांबे से जो निर्मित होती हैं उसको बोलते हैं हाथ मुद्राएं। ठीक है, ये राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं, उनको हाथ मुद्राएं कहा जा सकता है साथियों। तो देखिए हाथ मुद्राओं के बारे में कहा गया है कि जो पंचमार्क सिक्के हैं वो केवल चांदी से निर्मित होते हैं। अब देखो हाथ मुद्राएं में भी अलग अलग होती है। पंचमार्क सिक्के कौन से होते हैं? जो केवल चांदी के बने होते हैं उनको पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, और चांदी से या तांबे से निर्मित होते हैं उसे हाथ मुद्राएं भी आप कह सकते हो। तो राजस्थान के सबसे प्राचीन सिक्के कौन से होते हैं? हाथ मुद्राएं कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं जो जैसे हाथ मुद्राएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की समकालीन थी और इन सिक्कों पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं हुआ था। ठीक है, हाथ मुद्रा पर किसी शासक का नाम अंकित नहीं हुआ था। अब देखो सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट फैक्ट है वो यहीं से पूछा जाता है। कहाँ से? देखिए रेड टोंक, रेड एक स्थान का नाम है जो कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और टोंक कहाँ पर है? जो आपके रेड है वो ढील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? इसको बोलते हैं राजस्थान का टाटा नगर। किसको बोलते हैं? रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का टाटा नगर रेड टोंक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत में अब तक चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर मिला है राजस्थान के रेड के अंदर, और रेड पड़ता है टोंक में, जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अन्य स्थल की बात करते हैं सिक्के कहाँ पर मिलते हैं? तो सांबर जयपुर, नगरी चित्तौड़ और बेराट जयपुर के अंदर भी मिले। अब यहाँ पर जो फैक्ट है महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ। फैक्ट नंबर 1, राजस्थान में प्रत्याहारकालीन सिक्के 9वीं सदी में मिले थे। बीनमाल, जानौर और जो सांबर है उसके आसपास मिले थे। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अजमेर के संस्थापक 1113 ईस्वी में अजयराज के सिक्के एक तरफ लक्ष्मी का अंकल तो दूसरी तरफ श्री अजय देव का अंकित मिलता हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसके? अजमेर के शासक के बारे में। तीसरे फैक्ट की बात करते हैं साथियों। तीसरा फैक्ट यहाँ पर देखिए, सोमेश्वर चौहान के सिक्के पर बेल की आकृति चित्रित मिलती है। ये भी आप फैक्ट याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बेल की आकृति किन सिक्कों पर मिली थी? तो सोमेश्वर चौहान के जो समय सिक्के चलाए थे उस पर बेल की आकृति मिली थी। चौथा फैक्ट मिलता है आपके, राजस्थान में जो सिक्के ढालने की जो सर्वप्रथम टकसाल, यहाँ ध्यान रखना, टकसाल आमेर शासकों ने स्थापित की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है और आने की संभावना है। अगले हम बात करते हैं गदिया सिक्के क्या होते हैं।
ठीक है। तो गद्य की आकृति जिस पर चित्रित होती है वो गद्य सिक्के कहलाते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गद्य सिक्के किसने जारी किए थे? तो सर्वप्रथम मेवाड़ के शासक हुए थे। तो शासक का नाम क्या है? गज सिंह, यानी मेवाड़ के शासक थे गज सिंह। और गज सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम गजिया सिक्के चले थे। अगला फैक्ट देखिए, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद जो कलदार सिक्के चलते थे उस, ठीक है, कलदार सिक्के चलाते थे, वो टकसालें क्या हो गई थी? बंद हो गई थी साथियों। ये आपको ध्यान रखना। तो कब के टाइम में? ब्रिटिश समकालीन बात के। अब देखो मैं आपको सामने कुछ सिक्के बता रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो आराम से। ये एक मानचित्र बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, अलग अलग जिलों के आधार पर बताए गए सिक्के, कौन कौन से सिक्के कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो मैं आपको सबसे पहले ऊपर से आधा पोर्शन बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले याद कैसे करना, बीकानेर के अंदर गजशाही आलमशाही सिक्के चलते हैं। तो गजशाही आलमशाही कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। अक्के शाही मोहम्मद शाही जैसलमेर के हैं, ठीक है। यहाँ पर जयपुर के देख सकते हो, जाटशाही मोहम्मद शाही सिक्के जयपुर में चले थे। अलवर में रावशाही और अल्लेवा शाही चले थे। बयाना भरतपुर की बात करें तो मालवगढ़ के सिक्के बयाना भरतपुर में। धौलपुर के अंदर बात करें तमाचा शाही सिक्के चले थे, ठीक है। और फिर नीचे आप और देख सकते हो, इधर यहाँ देख सकते हो मेवाड़ के अंदर बात कर लें सबसे पहले, तो मेवाड़ के अंदर ये सिक्के चलते, स्वरूप शाही, सालम शाही, पारुतगरम, चांदोड़ी, त्रिशूलिया, एलची, ये सब सिक्के ही सिक्के जो कहाँ पर चले थे? मेवाड़ के अंदर चले थे। और फिर यहाँ आप देख सकते हो डूंगरपुर में उदय शाही चले थे, ठीक है। और ये प्रतापगढ़ में आप देख सकते हो शाह आलम शाही, सालम शाही और शाह आलम शाही, ये सिक्के कहाँ पर चले थे? प्रतापगढ़ में। कोटा में जालम सिंह और गुमान शाही, ठीक है, जो कई शासकों के नाम के आधार पर सिक्के रखे गए थे। और झालावाड़ के अंदर मदन शाही सिक्के चले थे, ठीक है। और बांसवाड़ा में लक्ष्मण शाही सिक्के चले थे। और बूंदी के अंदर राम शाही, कटार शाही, चेर शाही, जो ये सिक्के चले थे बूंदी के अंदर। और करौली के अंदर माणक शाही सिक्के चले थे। और आप देख सकते हो जोधपुर के अंदर विजय शाही, भीम शाही, दब्बू शाही, गद्दिया फदिया सिक्के, ये कहाँ चले थे? ये सिक्के साथियों आराम से, ये पीडीएफ आपको अगर आप चाहो तो टेलीग्राम से ले सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप कमेंट में कमेंट कीजिए। डोडिया क्या होते हैं? देखो मैंने कहा फैक्ट जो मैंने ऊपर लिख दिए थे, डोडिया जैसलमेर में जो प्रचलित तांबे के सिक्के उनको डोडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोडिया। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डोडिया क्या है? तो आभूषण है, एक सिक्के है, एक या अन्य चीज है, ये वस्तु है, एक या कोई खाद्य सामग्री। तो ध्यान में रखना, डोडिया जैसलमेर में जो प्रचलित जो तांबे के सिक्के हैं उनको डोडिया कहा गया था। ये सिक्के हो गए कंप्लीट। अब हमारे जो महत्वपूर्ण बचते हैं इतिहास के स्रोत में, वो थे इतिहासकार। तो इतिहासकार में मून नैन्सी को हमने कल पढ़ लिया था। कभी जो अपने कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड को भी हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया की। तो छोटे सा टॉपिक के साथियों, जल्दी से 2 बच्चे हुए हैं उनको पढ़ लेते हैं। कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया, जन्म की बात करें तो 5 जुलाई 1836 में इनका जन्म माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ढोलकिया गांव भीलवाड़ा के अंदर इनका जन्म हुआ जाता। ये मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि है, ठीक है, उनके दरबारी कवि है। अब देखो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई एग्जाम में पूछी गई पुस्तक है। अब देखो इसकी भाषा अवधी भाषा है, ठीक है। और समय इसका 21 वर्षों में, ये बात के जब लिखी गई तो 21 वर्ष इसमें लगे थे। खर्चा 1 लाख का बैठा था। ये बहुत बड़ा ग्रंथ कह सकते हो, पुस्तक कह सकते हो। लिखवाया किसने? तो शंभू सिंह के काल में लिखवाया गया था। पूर्ण कब हुई थी? पूर्ण हुई थी सज्जन सिंह के काल में हुई थी पूर्ण। और फतेह सिंह ने इस पर पाबंदी लगा दी थी साथियों, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, शंभू सिंह के समकालीन ये लिखवाई प्रारंभ की गई थी वीर विनोद ग्रंथ। उसके बाद में सज्जन सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। फिर फतेह सिंह के टाइम इस पर पाबंदी लग गई थी। और इसमें जानकारी क्या मिलती है? तो इसमें जानकारी मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि मेवाड़ राज्य के ये दरबारी कवि थे। कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ये भी जानकारी किससे मिलती है? वीर विनोद ग्रंथ से मिलती है। फिर बात करते राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को कहा गया है, ये भी जानकारी विजय इसमें मिलती है, वीर विनोद से मिलती है, ठीक है। मारवाड़ का शासक महाराजा विजय सिंह और उसकी एक पत्नी थी जिसको बोल सकते हो गुलाब राय, या कह सकते हो पासवान थी या पत्नी थी, ठीक है। तो उसको कह सकते क्या नाम था? गुलाब राय। इसको कहा जाता है मारवाड़ की नूरजहां। किसको कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां, ये ध्यान रखना। गुलाब राय को तो कहा जाता है मारवाड़ की नूरजहां, लेकिन महाराजा जो विजय सिंह थे उनको कहा जाता है मारवाड़ का जहांगीर। मारवाड़ के, ये मारवाड़ के शासक थे। ये जानकारी भी कहाँ से मिलती है? वीर विनोद ग्रंथ से मिलती है। वीर विनोद ग्रंथ किसका है? कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया का। और कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे
जो उदयपुर के जो महाराजा थे, महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं साथियों। ठीक है, और इनकी उपाधियां देख सकते हैं कि उपाधियां कौन कौन सी थी। महाराजा कविराजा श्यामलदास ददवाड़िया की उपाधियां, तो केसर है इंद की उपाधि, केसर है इंद की उपाधि किसको मिली हुई थी? ददवाड़े साहब को। किसने दी थी? तो ये ब्रिटिश सरकार ने दी थी इनको उपाधि। दूसरी कवि राजा की उपाधि ये महाराजा सज्जन सिंह ने खुद ने दी थी, कवि राजा। फिर उनको कहा जाता है कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया, इतिहास में एक अच्छे इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, अगले लेखक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे हम शॉर्टकट हीराचंद ओझा या GH ओझा कह सकते हैं। जन्म 1863 में रोहिड़ा गांव जो सिरोही के अंदर पड़ता है साथियों, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और बात करते हैं उदयपुर में इनकी कर्मस्थली है। ठीक है, जन्म तो सिरोही में हुआ था, लेकिन जो भी कार्य जितने भी कार्य किए थे वो उनके उदयपुर में किए थे। ठीक है, बात करें इनके एक गुरु थे श्यामलदास ददवाड़िया, ये इनके गुरु थे। ठीक है, जो वीर विनोद में इनकी सहायता भी की थी। और ये किसके समकालीन थे? महाराणा सज्जन सिंह के समकालीन माने जाते हैं। कौन? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? बम्बई के अंदर इसकी शिक्षा हुई थी। और बता दिया मैंने आपको कि ज़्यादा जो जितने भी काम थे अपनी इनकी कर्म भूमि यानी ज़्यादा समय इन्होंने कहाँ बिताया था? उदयपुर के अंदर बिताया था। 50 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी इन्होंने। GH ओझा साहब ने। सर्वश्रेष्ठ कीर्ति भारतीय प्राचीन लिपिमाला, ये किसकी है? GH ओझा साहब की। प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथ किसका है? सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है GH ओझा साहब की। इनको उपाधि बात करें तो राय बहादुर की उपाधि इन्हें मिली गई है। ये राय बहादुर की उपाधि इन्हें किसने दी? तो 1914 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको ये उपाधि मिली हुई थी। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको बता देता हूँ। राजस्थान इतिहास का जो प्रथम ग्रंथ है, ठीक है, मूण नैन श्री ख्यात का संपादन भी किसने किया था? ये आपके GH ओझा साहब ने किया था, मूण नैन श्री ख्यात। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करें, कर्नल जेम्स टोड, नाम सुना आपने? टोड द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी? द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। इसका जो हिंदी के अंदर जो रूपांतरण है और इस ग्रंथ की जो अशुद्धियों को दूर किया, ये भी किसने किया था? GH ओझा साहब ने किया था, ये काम इसने किया था। उपाधि राजस्थान का गिब्सन कह सकते हो, राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार कह सकते हो। किसको? GH ओझा साहब को। भारतीय लिपि शास्त्र का अंकन करके अपना नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम अंकित करवाया था। किसने करवाया था? GH ओझा साहब ने। ये भी आप फैक्ट याद रख सकते। पुस्तक है राजपूताने का इतिहास। अब देखो ये पुस्तक किसकी? GH ओझा साहब की पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है राजपूताने का इतिहास। इसमें सिरोही का, उदयपुर का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और इनका सबका क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। ठीक है साथियों, अब तीसरे छोटे से एक लेखक इतिहासकार कह सकते हो, डॉक्टर LP तेसीतेरी। ठीक है, LP तेसीतेरी। अब उनका पूरा नाम तो बहुत अजीब सा नाम है, लुइजिपियो तेसीतेरी, लेकिन आपको शॉर्टकट नाम याद रखना है LP तेसीतेरी। जन्म 13 सितंबर 1887। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जन्म स्थान याद रखने की आपको आवश्यकता है। उदीने शहर इटली के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये आप याद रख सकते हो। भारत में कब आए थे? तो 1914 ईस्वी के अंदर ये दिल्ली के अंदर सर्वप्रथम भारत में आए थे। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने इन्हें बुलाया था और कारण क्या था कि राजपूताने के इतिहास का संरक्षण करने के लिए इसको बुलाया। किसने बुलाया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने इनको बुलाया गया था। अब देखो राजस्थान में ये सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? तो राजस्थान में ये सर्वप्रथम जोधपुर जिले के अंदर आए थे, जोधपुर और बीकानेर में आए थे। लेकिन इन्होंने अपना जो ज़्यादा समय वो बीकानेर के अंदर बिताया था, तो इसलिए बीकानेर में इनको इनकी कर्मस्थली कहा जाता है। ठीक है, और बात करें ज़्यादा समय बिताया तो वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी 1919 के अंदर। LP तेसीतेरी की मृत्यु बीकानेर में हुई थी और इनकी जो कब्र है वो भी बीकानेर के अंदर बनी हुई है। अब बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह ने इनको चारणों के इतिहास का संरक्षण का कार्य सौंपा था। जब बीकानेर के अंदर गए थे तो बीकानेर के अंदर जो चारण जाति थी उनका जो इतिहास था, उनका इतिहास का जो संरक्षण का कार्य है वो इन्होंने, जो महाराजा गंगा सिंह ने, वो डॉक्टर LP तेसीतेरी को दे गया कि आप अब इनका इतिहास का जो इतिहास है उनका संरक्षण करो। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो इनकी एक दो पुस्तकें प्रसिद्ध, वो भी आप ध्यान में रखना। पुस्तक का नाम है, सबसे पहली पुस्तक है कि राजस्थान में चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वे, ये इनकी पुस्तक थी। और दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी व्याकरण। ये दोनों किताबें किन की है? डॉक्टर LP तेसीतेरी की। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान, प्रसिद्ध पुरातात्विक तथ्य, ठीक है, कालीबंगा के, ये LP तेसी पहचान कैसे कहते हैं? प्रसिद्ध पुरातात्विक तथ्य और भाषा शास्त्री के विद्वान भी थे ये। ठीक है,
और ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थानी भाषा में कौन कौन से विद्वान थे, जैसे पश्चिमी ये भाषा शास्त्र के विद्वान थे, जिसमें राजस्थानी भाषा को पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी 2 भागों में इन्होंने बताया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा जो 2 पुस्तकें थी, ठीक है साथियों, 2 पुस्तकें कौन कौन सी थी, एक तो वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी पुस्तक किसकी है, तो है पृथ्वीराज राठौड़ की, पृथ्वीराज राठौड़ की। लेकिन इनका इससे क्या संबंध है, तो इस पुस्तक का जो संपादन है, इस पुस्तक का जो संपादन है वो किसने किया था, डॉक्टर एल.पी. तेसीतेरी ने किया था। दूसरी पुस्तक है राव जे सिरोछंद, किसके द्वारा, बिट्टू सूजा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बिट्टू सूजा की पुस्तक है राव जे सिरोछंद, उसका भी संपादन किसने किया था, डॉक्टर एल.पी. तेसीतेरी ने किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बीकानेर संग्रह, जो बीकानेर में जो संग्रहालय है उसकी स्थापना किसने की, डॉक्टर एल.पी. तेसीतेरी ने की थी। और इनके जो गुरु है वो आप ध्यान में रखना, पंडित रामकरण ओसापा। ठीक है, पंडित रामकरण ओसापा इनके गुरु का नाम था, और ये महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहते थे और इनके दरबारी कहलाते थे। ठीक है, ये साथियों आज के जो बात कर सकते हो इतिहास का महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, स्रोत है साथियों, इनसे मुझे आशा करता हूँ इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है, जितना भी निचोड़ था इतिहास के स्रोतों का पूरा इसके अंदर मिला दिया गया है। ठीक है, लाया गया है, और टाइम तो काफ़ी हो गया, लंबा वीडियो बना है, लेकिन फिर भी आपके समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ साथियों। अच्छा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी साथियों को एक बार ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि आपके इस सहयोग से, मोटिवेशन से, सपोर्ट से मुझे एनर्जी मिलती है साथियों। और आगामी जितने भी आपके जो क्लासें हैं, नोट्स है, मैं आपके लेकर आऊँगा, बराबर हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से पूरा इतिहास कवर हो जाएगा साथियों। धन्यवाद साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपको अगली नई क्लास में।